Hello everyone, welcome to Exam Ministry. My name is Saurabh Mishra, Faculty of Anthropology Optional. In this video, we are going to discuss about anthropology as an optional and why it should be suitable for you. Those who are interested in this subject or you are who are looking for a foundation course on anthropology optional and attempting into 2026, this video is going to help you. Now, when we talk about any optional, uh, there is a strategy you need to follow while preparing for an optional. जब भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार करते हैं तो आपको एक 360 डिग्री अप्रोच लेना होता है जिसके थ्रू आप पूरे सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट हैं? सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आता है प्लानिंग। You have to plan according to your time duration. Suppose you are giving this exam next year, so you have this 6 month of bandwidth where you can prepare your optional subject. तो चाहे आपका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, PSIR हो, किसी भी ऑप्शनल के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट फेज है प्लानिंग का, जहां आप अपने समय के हिसाब से ये देखते हैं कि कितने समय में आप अपने ऑप्शनल पेपर को प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा स्टेज आता है प्रिपरेशन। आप किस तरीके से उसे प्रिपेयर करना चाहते हैं? आप उसे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आप क्लासेस लेना चाहते हैं, या कई भी और भी तरीके हो सकते हैं तैयारी करने के। लेकिन ये प्रिपरेशन, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। क्या जो टॉपिक्स यूपीएससी ने दिए हैं आपको सिलेबस में, उसके ऊपर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है? क्या वो क्लैरिटी आप खुद से बुक्स पढ़ के ले पा रहे हैं या फिर उसमें आपको असिस्टेंस की ज़रूरत है? ये समझना भी प्लानिंग फेज में ज़रूरी हो जाता है। जब आपने ये डिसाइड किया कि मुझे इसकी क्लासेस लेनी है, तब उस फेज में हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग या फिर ओवरऑल सिलेबस को कंप्लीट करने की बात करते हैं थ्रू आवर लेक्चर्स, राइट? तो हमारे लेक्चर्स के थ्रू आप पूरे सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे जो क्लास नोट्स हैं और जो स्टडी मटेरियल है वो आपके लिए पूरी तरीके से एक रोड मैप का काम करेगा, जहां आपको n नंबर ऑफ बुक्स को खंगालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? बिकॉज इन एंथ्रोपोलॉजी देर इज नो स्टैंडर्ड सोर्स एज सच, जहाँ पे एक ही जगह आपको सारी चीज़ें मिल जाए। इसलिए क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने मटेरियल को इस तरीके से डिज़ाइन किया है जहां आपको बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ वैल्यू एडिशन भी मिलता रहे, राइट? तो आपको प्रिपेयर करने के लिए जो स्ट्रैटेजी बनानी है, वहां आपको देखना है कि क्या क्लासेस के थ्रू आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है, आपके पास ऐसा मटेरियल है जिससे आप डायरेक्ट आंसर्स लिख पा रहे हैं या नहीं। ये दोनों फेज सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहां आप प्लान करो और प्रॉपरली उसको क्लास बाय क्लास प्रिपेयर करो, राइट? लेकिन क्या सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही आपको एक बेहतर स्कोर दे पाएगा या फिर इसके साथ और भी चीज़ें ज़रूरी है? मेरे अपने एक्सपीरियंस में जितने स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जिन बच्चों ने वैल्यू एडिशन पे सबसे ज़्यादा काम किया, उनके स्कोर्स बेहतर आए। एक जनरल परसेप्शन आप सुनते होंगे एंथ्रोपोलॉजी को लेके कि अगर आपकी ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है तो उसमें 300 मार्क्स अचीव करना बहुत आसान है। लेकिन क्या ये सबके लिए उतना ही आसान है, या फिर उसके लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि आप वो जो 250 से 300 की जर्नी है उसे प्रॉपरली अचीव कर सके? वहाँ पे रोल आ जाता है वैल्यू एडिशन का। अब ये वैल्यू एडिशन मेनली दो तरीके से हो सकते हैं। एक एक जो वैल्यू एडिशन है वो है इंटरनल वैल्यू एडिशन, और एक वैल्यू एडिशन जो है वो है एक्सटर्नल। इसका मतलब क्या है? देखिए, आपके पास जो सिलेबस है, यूपीएससी हैज गिवन यू पेपर 1, पेपर 2 entire detailed syllabus, right? And in the syllabus you are learning n number of things. Internally also, if you are able to interlink one concept from the other, that creates a value addition for you. Let me take an example. Suppose you have a question from paper 1, right? Now in paper 1 you are quoting examples from Indian tribes. Now this is Indian tribe you are studying in paper 2. So this interconnection will give you an edge over the other candidate. So this interlinkages will be part of internal value addition. तो आपको पूरे सिलेबस को इस तरीके से प्रिपेयर करना है जहां वो आप अपने मर्जी के हिसाब से चीज़ों को इंटरलिंक कर सके। पेपर 2 में पेपर 1 की चीज़ें कनेक्ट कर रहे हैं, सोशियो कल्चरल में फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, आर्कियोलॉजी में आप फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी,
ये सारी चीजें आप तभी इंटरलिंक कर पाएंगे जब आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी हो पूरे सिलेबस में, राइट। सो इंटरनल वैल्यू एडिशन जरूरी है। इसके साथ एक्सटर्नल वैल्यू एडिशन हम कैसे कर सकते हैं? जनरली एंथ्रोपोलॉजी जब हम पढ़ते हैं, कई सारे ट्रेडिशनल केस स्टडीज आपको मिलेंगे जिसके साथ आपको अपनी तैयारी करनी है, लेकिन उन केस स्टडीज के साथ वो जेनरिक केस स्टडीज हो चुके हैं, उसके साथ नए केस स्टडीज को ऐड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम टेस्ट सीरीज में पेपर देखते हैं, बच्चों के कॉपीज देखते हैं, उसमें ये ऑब्जर्व किया जाता है कि बहुत हद तक हम ट्रेडिशनल केस स्टडीज पे ही रिलाई कर रहे हैं। उस पर रिलाई करना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ एक्सटर्नली आपको नए केस स्टडीज़ को आइडेंटिफाई करना और उसे अपने नोट्स में इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट। तो ये काम जो आपको एडिशनल आपसे एक्सपेक्टेड है, वो काम हम अपने नोट्स में ऑलरेडी करते हैं, जहाँ पे आपको कोई और सोर्स फॉलो नहीं करना, आपको इंटरनल वैल्यू एडिशन सिखाया जाएगा और एक्सटर्नल वैल्यू एडिशन के लिए आपको रिसोर्सेज दिए जाएंगे, राइट। तो ये 360 डिग्री अप्रोच में what we are observing that planning, preparing, value adding is very essential if you are targeting 300 plus marks. But is it enough? No, you have to assess yourself that whatever solutions which have been given to you, or the material which have been given to you, whether you are able to apply those or not. How will you assess that? There can be two ways of it. One is daily answer writing and one is test series. These are two ways through which you can assess your understanding, right? So whenever you are reading something in class, whenever I am explaining something in class, I would expect you to write 2 questions on it. This can be a new question as well as previous year questions, right? So on the go, when you are reading about the concept, you are developing the ability of answer writing as well. So constant assessment is very important, whether your preparation is aligned to the requirement of UPSC or not. क्योंकि आप यहाँ पे डिग्री नहीं कर रहे हैं, right? You are not doing a PhD. Your goal is very clear that I want to clear this exam with maximum possible marks. So your preparation should always be aligned to the requirement of UPSC, and that can be assessed on the go while you are preparing. So another key component in our strategy 360 degree approach is assessment, that whatever you study, whatever you learn, you see that whether you are able to apply that or not. आप उसको आंसर्स में अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। जैसे ही आप ये असेसमेंट रेगुलर बेसिस पे करते हैं, you naturally improve. This is the natural outcome. Improvement is not something you try to achieve. It is the natural outcome if you are following the other processes properly, right? So हमारे फाउंडेशन कोर्स में हम ये मेक श्योर करते हैं कि आपको एक प्रॉपर प्लानिंग प्रोवाइड की जाए, आपको प्रिपेयर करने के लिए हाई क्वालिटी लेक्चर्स एज वेल एज मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, उसके साथ कांस्टेंट वैल्यू एडिशन होता रहे, इंटरनल और एक्सटर्नल, और आप साथ ही अपने आप को एसेस करते चलें दैट रिक्वायरमेंट, एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी तैयारी चल रही है या नहीं चल रही। तो आपका ऑप्शनल चाहे कुछ भी हो, ये मैंने एंथ्रोपोलॉजी के रेस्पेक्ट में ये बात की। अगर आपका ऑप्शनल कुछ और है, आप इस स्ट्रैटेजी को अपना सकते हैं ये देखने के लिए कि आपकी ऑप्शनल की जर्नी सही डायरेक्शन में चल रही है या नहीं चल रही है, राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि वाई एंथ्रोपोलॉजी? मेरे पास इतने ऑप्शन हैं, यूपीएससी ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, हम एंथ्रोपोलॉजी ही क्यों यूज़ करें? और अब मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में जब मैंने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाया है, बहुत कम स्टूडेंट्स मुझे ऐसे मिले जिन्होंने बैचलर्स में एंथ्रोपोलॉजी में अपनी डिग्री की हो, राइट? तो कौन लोग हैं जो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट को ले रहे हैं? सो दिस इज ओपन टू एवरीवन, राइट? मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स, someone from accounts or even from humanity backgrounds as well. So everyone is choosing anthropology optional. Why? कुछ तो ऐसा रीजन होगा जिसके वजह से सब लोग चुन रहे हैं इस ऑप्शनल को। एक जो पॉपुलर परसेप्शन है इज दैट इट इज वेरी स्कोरिंग, इट इज वेरी स्कोरिंग। लेकिन आपके लिए ये एक पैरामीटर नहीं होना चाहिए एक ऑप्शनल को चुनने के लिए, क्योंकि किसी और के लिए स्कोरिंग हो सकता है, लेकिन अगर
आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो आपके लिए स्कोर करना बहुत मुश्किल होगा। तो यस, एंथ्रोपोलॉजी इज वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स करेंटली, but this cannot be the sole reason to take this optional. What are the other reasons which makes this optional very suitable for scoring high? Second is objectivity. इस सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिविटी है। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से आते हैं वो ऐसे सब्जेक्ट्स को प्रेफर करते हैं जहां चीजें ऑब्जेक्टिव हो, ना कि बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी। यहाँ पे सब्जेक्टिविटी हमारे यहाँ भी सोशो कल्चरल पार्ट में कुछ थ्योरीज पढ़नी है जहाँ एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी मे बी देयर related to the interpretation of the theories, right? But apart from that, most of the syllabus is objective in nature. और जहाँ भी ऑब्जेक्टिविटी होती है आप उसको प्रॉपरली प्लान करके प्रिपेयर कर सकते हैं और उनमें मार्क्स बेहतर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पार्ट, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और फॉर दैट मैटर आर्कियोलॉजी इज हाईली ऑब्जेक्टिव, राइट? तो वहाँ पे आपको स्कोर करने का चांस मिलता है जहाँ आप इवन 60% से ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जहाँ पे सब्जेक्टिविटी बहुत हाई है, वहाँ स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज ऑब्जेक्टिविटी। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सब्जेक्ट विच इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर, एंथ्रोपोलॉजी इज फॉर यू। अगेन नेक्स्ट इज स्टैटिक। This subject is largely static in nature. Why I am saying this? Current affairs का कुछ रोल तो है, लेकिन वो रोल बहुत मिनिमल है। करंट फाइंडिंग्स के ऊपर स्पेसिफिकली यूपीएससी सवाल नहीं बनाती है, राइट? तो आप अपने वैल्यू एडिशन के लिए कुछ करंट हैपनिंग्स को इनलिस्ट करके यूज कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल नेचर ऑफ द सब्जेक्ट रिमेन्स स्टैटिक। ये बेनिफिशियल क्यों होता है? देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट कोई ऐसा डायनेमिक सब्जेक्ट है जो कि ऐसे तो कई सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए पीएसआईआर की अगर हम बात करें तो उसमें आईआर का सेक्शन कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग है। तो आपको अपने आप को करंट अफेयर्स से अपडेट करते रहना पड़ेगा, आपको अपने नोट्स अपडेट करते रहने पड़ेंगे। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी अगर आपने एक बार ढंग से प्रिपेयर किया तो सेम मटेरियल, सेम नोट्स आप अपने कई अटेम्प्ट्स में भी यूज कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ चूजिंग अ स्टैटिक पेपर, राइट? तो ये स्टैटिक नेचर होना उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा अपने सब्जेक्ट को अपडेट नहीं करना चाहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा इंटरेस्ट, वैसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना एक हाई प्रायोरिटी है आपके डिसीजन मेकिंग में। अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो उसके जितने भी एडवांटेजेस बता दिए जाएं आप उसको अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये इंटरेस्ट डेवलप कैसे होगा? मैंने तो कभी एंथ्रोपोलॉजी पहले पढ़ा नहीं है। उसके लिए आपको ये समझना होगा कि व्हाट डू वी एक्चुअली डू इन एंथ्रोपोलॉजी, व्हाट डू वी एक्चुअली स्टडी। ये सब्जेक्ट है क्या और क्यों हमारे लिए ये रेलेवेंट होगा और क्यों हमारे लिए ये इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप देखो व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, इट इज नथिंग बट होलिस्टिक स्टडी It is a holistic study of human in time and space. यानी ये आपकी ही स्टडी है, ये आपके बारे में ही है, वो इंटरेस्टिंग होना ही है। अगर आप ये सवाल आप क्यूरियस हो इस सवाल के लिए कि आज आप ऐसे क्यों दिखते हैं, आज आप दो पैरों पे क्यों चल रहे हैं, आज आप के जीवन में जो कल्चर के एस्पेक्ट्स हैं वो क्यों डेवलप हुए हैं, आज हम मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन को क्यों फॉलो करते हैं, सोसाइटी का मतलब क्या होता है, हमारी जो सबसिस्टेंस है वो किस तरीके से इवॉल्व हुई है, हमारा रिलीजन कैसे इवॉल्व हुआ है। तो आज जिस स्टेज में हम फिजिकली जी रहे हैं और सोशली जी रहे हैं उसकी हिस्ट्री, उसके ओरिजिन और उसके डेवलपमेंट को समझने की जर्नी एंथ्रोपोलॉजी में हम करते हैं, राइट? तो ये किसी और के बारे में नहीं है, ये आपके अपने बारे में है। तो जब इस लेंस से आप इस सब्जेक्ट को देखते हैं इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होता है, राइट? सो इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स विल ट्राई टू आइडेंटिफाई फ्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स टू एक्सप्लेन यू ये सब्जेक्ट आपके लिए क्यों इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो ये एक पैरामीटर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी सब्जेक्ट आप चुने उसमें आपको इंटरेस्ट हो।
क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन अ सेंस कि इस सब्जेक्ट के साथ आपको पूरे, जब तक आप अटेम्प्ट दे रहे हैं तब तक आपको जुड़े रहना है। और ये आपके मेंस में लगभग 500, आपके मेंस के मार्क्स में 500 मार्क्स इसी पे डिपेंडेंट है। तो ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ये डिसाइड करना कि हम कौन सा सब्जेक्ट चुने। वहाँ पे इंटरेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम ये मेक श्योर करते हैं कि हम अपने सेशंस को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें जहाँ पे आपका सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट डेवलप हो, राइट। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस सब्जेक्ट, जहाँ पे इजीली इंटरेस्ट डेवलप किया जा सकता है, सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिविटी है, ये स्टैटिक इन नेचर है। इन कारणों से ये स्कोरिंग भी बन जाता है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है PYQ का। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करें तो 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑन रिपीटेड थीम्स। यानी अगर पिछले 10 साल के टॉपिक्स को आप प्रॉपरली प्रिपेयर कर लो, जो भी ऑलरेडी पूछे गए हैं, उन्हीं में से सवाल वापस बनाए जाते हैं, लेकिन सवाल बनाने का तरीका थोड़ा बदल जाता है, राइट। So the questions may not be exactly the same in their formation, but they will choose the similar topic or the same topic which is already being asked. Why? Because the subject is static in nature. There is not enough things happening which should be incorporated in the new questions, right? इसीलिए अगर आपको conceptual clarity है, सारे टॉपिक्स जो कीवर्ड दिए हुए हैं सिलेबस में आपने उनको प्रॉपरली प्रिपेयर किया है, उसके नोट्स आपके पास हैं, उस पे वैल्यू एडिशन है, और आपने प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से 270, 280 या इवन 300 प्लस लेके आ सकते हैं। इन सब कारणों से एंथ्रोपोलॉजी आज एक फेमस ऑप्शनल बन के उभर रहा है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट स्कोरिंग, कि पिछले 5 सालों में अगर आपको एंथ्रो के टॉपर्स दिखते हैं कि टॉप 10 में कई सारे लोग हैं, टॉप 100 में कई सारे लोग हैं, ये एक पैरामीटर नहीं हो सकता है आपके सब्जेक्ट को चुनने का। आपको ये समझना होगा कि क्यों ज़्यादातर टॉपर एंथ्रोपोलॉजी से निकल रहे हैं, क्योंकि ये फीचर्स हैं, स्टैटिक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिविटी, आप आंसर्स को पहले से फ्रेम करना सीख सकते हैं, वैल्यू एडिशन सीख सकते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस कर सकते हैं, तो आपके पास काफ़ी स्कोप है आंसर राइटिंग में उसे इम्प्रूव करने का, राइट। सो आप लोगों को जानकारी हो, इफ़ यू नो अबाउट दी SWOT analysis, whenever you are deciding a subject, do this exercise and try to see which subject is suitable for you. So identify, suppose you are talking about anthropology, now in this quadrant you talk about the strengths of the subject, then you identify the weaknesses of it, then talk about the opportunities it holds, and if there are any kind of threats associated with the subject. अगर ये 4 चीज़ों को एक्सप्लोर आप करें, क्योंकि सिर्फ एक वीडियो देख के आप इतना बड़ा डिसीजन तो नहीं लेंगे कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो आपको बैठ के एक शॉर्ट एनालिसिस करना चाहिए जो भी सब्जेक्ट्स आपके मन में हैं उनको, कि वो उनके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनके वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं, कितना स्कोरिंग वो बन सकता है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो अगर कई सालों में हमने देखा है कि 310 प्लस 320 प्लस स्कोर्स आए हैं, राइट। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी है हाई मार्क्स गेन करने का, और कहीं पे अगर आप एनालाइज प्रॉपरली मेंस के मार्क्स को करो तो आपको ये पता चलेगा कि जीएस में ऑन एन एवरेज आप 400 से 420 के बीच में रहते हैं, राइट। सो द मेन गेम चेंजर बिकम्स द एसे पेपर एंड द ऑप्शनल। तो अगर ऑप्शनल में कोई 300 प्लस अचीव कर पाता है तो जीएस के एवरेज स्कोर के साथ भी एक अच्छी रैंक अचीव की जा सकती है। इसीलिए ऑप्शनल, सही ऑप्शनल चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और मेरे हिसाब से एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल है जो सारे कॉलम्स को टिक करता है, जो कि अपने आप में एक इंटरेस्टिंग है, कम समय में प्रिपेयर किया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, स्टैटिक कंटेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और उसके आंसर्स में इनोवेशंस किए जा सकते हैं, वैल्यू एडिशन किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके ये एक स्ट्रॉन्ग केस बनाते हैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए, राइट। अगर हम बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सब्जेक्ट, देयर आर 2 पेपर्स एज वी नो, paper 1 and paper 2. This is paper 1 for us and this is paper 2.
In paper 1, broadly we have socio-cultural anthropology, then we have physical or biological anthropology, then we have archaeology. Some part of it will be in paper 2 and some part will be in paper 1. Why archaeology is studied in anthropology? Basically, it provides us evidences related to the socio-cultural anthropology and the physical anthropology, right? So it complements these two together. So broad aspect, in paper 1 we have socio-cultural, physical anthropology. It is aided with archaeological evidences. Then in paper 2 we have Indian anthropology, which is nothing but the application of paper 1 in Indian context. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो भी चीजें आप सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में सीखते हैं, इंडिया स्पेसिफिक एग्जाम्पल के साथ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको उसे समझना होता है. सो पेपर 2 इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ पेपर 1, विच इज मेनली द केस विथ ईच एंड एवरी ऑप्शनल, राइट. तो यहाँ भी इंडियन एंथ्रोपोलॉजी हमें अपॉर्चुनिटी देता है इंडियन सोसाइटी को समझने का, और जो कॉन्सेप्ट्स आप पेपर 1 में पढ़ते हैं उसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करने का. सिमिलरली द second part in paper 2 is tribal India, where we specifically talk about the problems, issues and welfare schemes related to tribal population. उनके जीवन को समझने के लिए specific Indian tribes के ऊपर हमारा final section है tribal India का, right? So the majority of the subject specific understanding develops in paper 1, where you study socio-cultural anthropology एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी. किस तरीके के टॉपिक हैं सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में? वी स्टार्ट विथ कल्चर टू अंडरस्टैंड व्हाट कल्चर, हमारे वे ऑफ लाइफ, व्हाट इज आवर वे ऑफ लाइफ एंड व्हाई इज इट सो, उसको समझते हैं हम कल्चर में. देन हाउ वी बिहेव इन अ ग्रुप, वो हम समझते हैं सोसाइटी में. उसके बाद वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक मैरिज, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजन, ये सारे एस्पेक्ट्स आते हैं हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन में, जो कि सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है. उसके साथ साथ एक सेक्शन है थ्योरीज का, एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज, जहां पे सब्जेक्ट का बेस आप समझते हैं दैट ईच एंड एवरी थिंकर हाउ दे हैव स्टडीड कल्चर, उनके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, उनकी केस स्टडीज क्या हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, उनके थ्योरी के assumptions क्या है, उनके criticism क्या है. तो each and every theories are understood. So when I was explaining you about the objectivity of the subject, this part is a little subjective, but if you understand it properly, this also becomes objective while you write it, right? क्योंकि हमें theories में research नहीं करना, हमें उसे question attempt करने के हिसाब से समझना है. That you must have clarity in the थ्योरीज. अगर आप स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ रहे हैं तो आपको क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी हो दैट व्हाट स्ट्रक्चरलिज्म मीन्स, व्हाट फंक्शनलिज्म मीन्स, राइट. देन यू नीड टू हैव कंटेंट रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंट थिंकर्स. इफ यू आर रीडिंग अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म, आपको लेवी स्ट्रॉस के कंट्रीब्यूशन के बारे में जानना है. अगर आप फंक्शनलिज्म पढ़ रहे हैं तो आपको मैलिनोस्की के कंट्रीब्यूशन के बारे में जानना है, राइट. किन कम्युनिटीज में उन्होंने स्टडी की, कहाँ उन्होंने फील्ड वर्क किया, वहाँ के क्या आउटकम्स रहे, ये सारी चीजें हम एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज में पढ़ते हैं, राइट. सो सोशो कल्चरल पार्ट बिकम्स एन इंटरेस्टिंग एरिया वेयर यू अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ द कल्चर, हाउ कल्चर इवॉल्व्ड फ्रॉम द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म. फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में ऑन द अदर हैंड वी ट्राई टू सी द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स फिजिकली, कि हम हमारे फिजिकल फॉर्म में आज इस तरीके के क्यों हैं, कौन सी जर्नी हमने की, हमारे एंसेस्टर्स क्या थे, उनके फीचर्स क्या थे, और कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम इस फिजिकल फॉर्म को हमने अचीव किया. दैट वी स्टडी इन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी. इन बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी वी टॉक अबाउट वेरिएशंस, जेनेटिक वेरिएशन, कि इस फिजिकल फॉर्म तो हमने ये अचीव किया है, लेकिन उसके साथ जेनेटिकली ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल रेसेस, हम सारे ह्यूमन बींग्स एक तरीके के नहीं दिखते, हमारे फिजिकल फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये वेरिएशंस कहाँ से आए हैं, ये जेनेटिक्स में हम समझते हैं इन बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, राइट. सिमिलरली इन आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी गिव्स अस एविडेंसेस फॉर दिस बोथ
physical anthropology as well as socio-cultural anthropology, right? So in detail we will in another video will explain each and every micro detail of the syllabus as well, जहां आपको और बेहतर क्लैरिटी मिलेगी कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। लेकिन अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी हैं वो मेनली 5-6 मेजर ब्लॉक्स हैं जिसको हमको पेपर 1 और पेपर 2 में कवर करना है, राइट? Now, in our anthropology foundation course which is going to be starting soon, हम कौन कौन सी चीज़ें मेजरली फोकस करने वाले हैं अपने इस कोर्स में। दिस विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर एंथ्रोपोलॉजी। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपकी एंड टू एंड रिक्वायरमेंट को यहाँ कवर करने वाले हैं। कैसे करेंगे कवर? सबसे पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि कॉन्सेप्ट बिल्डर क्लासेस, यानी आपके कॉन्सेप्ट्स डेवलप कराए जाएंगे इन एन इंटरेस्टिंग वे, जहां मैं मेक श्योर करूंगा कि सब्जेक्ट के साथ आपकी इंटरेस्ट को डेवलप किया जा सके और जो भी कीवर्ड सिलेबस में लिखे हैं ईच एंड एवरी कीवर्ड इज एक्सप्लेन टू यू इन अ ल्यूसिड वे, ताकि आपको उस पर एब्सोल्यूट क्लैरिटी रहे। उसके बाद वैल्यू एडिशन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि आंसर्स जब आप जेनरिक आंसर लिखते हैं तो उसमें आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते, आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक आंसर लिखना होता है। उसके लिए वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह के वैल्यू एडिशन? आपको केस स्टडीज़ दी जाएंगी। ये केस स्टडीज़ ट्रेडिशनल केस स्टडीज़ होंगी और नई केस स्टडीज़ भी होंगी। इसके साथ हम आपको ये सिखाएंगे कि आप डायग्राम्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर को एनरिच करने के लिए। आप थिंकर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। यू कैन इन ईच एंड एवरी आर्ग्यूमेंट यू कैन यूज़ अ थिंकर एज अ पासिंग रेफरेंस, बट दैट इज़ अ स्किल टू बी लर्नड। हम इनकलकेट करेंगे अपने क्लासेस में, जहां हम आपको ये सिखा सकें कि किसी भी आर्ग्यूमेंट को जब आप बिल्ड करते हैं वहां आप थिंकर को कैसे जोड़ सकते हैं। ये एबिलिटी है इंटरलिंकेजेस की, वो आपको वैल्यू एडिशन में सिखाया जाएगा। आपको ये सिखाया जाएगा कि आप वेरियस फ्लो चार्ट्स कैसे बना सकते हैं जिससे आपके आंसर्स की प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव किया जा सके। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आपको मिलेंगे वैल्यू एडिशन फॉर इम्प्रूविंग मार्क्स। इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, द इंटायर कोर्स विल बी इंटीग्रेटेड विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा, आपको एक्सरसाइज के फॉर्म में उन्हें लिखने के लिए बताया जाएगा और हम लाइव क्लास में ये देखेंगे कि एक आंसर को हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सो दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल बी यू कैन से रोड मैप फॉर अस, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि ये स्टैटिक सब्जेक्ट है और प्रीवियस ईयर के कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ द इंटायर कोर्स विल मेक श्योर कि प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे हम आपको एक्सप्लेन कर दें और आपसे उस पर आंसर्स लिखवा लें। जैसा मैंने 360 डिग्री अप्रोच में बताया था कि हम असेसमेंट करना चाहते हैं। ये असेसमेंट टाइम टू टाइम टेस्ट के थ्रू किया जाएगा और डेली आंसर राइटिंग, जहाँ पे आपको हर दिन के क्लास के हिसाब से क्वेश्चंस दिए जाएं जिस पे आप अपने आंसर्स लिखो, राइट, और उसे इवेल्युएट किया जाए, ताकि ऑन द गो विद द क्लासेस यू आर इवॉल्विंग योर स्किल ऑफ आंसर राइटिंग एज वेल। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप। Generally what happens when people prepare for optionals, they don't get to interact with the faculty a lot, right? But here we make sure that your interaction with the faculty is on a daily basis so that your personalized problems can be resolved, क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कई बार जीएस के चीज़ों को आप खुद से भी पढ़ लेते हैं, लेकिन ऑप्शनल एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया हो जाता है जहाँ आपको कभी कभी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। So we will make sure that you get that hand holding from us, जहाँ पे आपको पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप दी जाए। आपको कभी ये गैप पूरे ड्यूरेशन में फील ना हो कि आपको कुछ पढ़ाया जा रहा है और आपको समझ में ना आए। मेरी एक्सेसिबिलिटी मैं इंश्योर करूँगा, जहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली क्लास के बाद मिल सकते हैं और अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो इन दिस फाउंडेशन कोर्स फॉर 2026 एस्पिरेंट्स, जो अगले साल एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं, उनके लिए एंथ्रोपोलॉजी का एंड टू एंड कोर्स हम एग्ज़ाम मिनिस्ट्री में आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इस कोर्स में इनरोल करते हैं
तो आपको किसी और सोर्स या किसी और स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं होगी। एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, जहाँ पे हम एक टाइम बाउंड मैनर में आपके पूरे प्रिपरेशन को कंप्लीट करवाएंगे और ये मेक श्योर करेंगे आप में इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि आप अचीव कर सकें 300 प्लस मार्क्स, राइट? सो विद दैट होप आई विश to see you all in the foundation course. If you are, I wish to see all of you in the foundation course, जहाँ पे हम लोग एक साथ एंथ्रोपोलॉजी को कंप्लीट करें in 3 to 4 months of time, and you get to score a very high score in anthropology. Thank you so much for listening to this video.